दशरथ सिंह जी शेखावत, जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी सैनी, जितेंद्र जी शर्मा, हरिराम रणवा, सुखकरण चौधरी, के डी बाबर, धर्मपाल गुर्जर विधायक, श्री विक्रम सिंह जी विधायक, श्री नरेंद्र कुमार, श्रीमती संतोष अलावर। आप संतोष अलावर के पहले भी श्री लिखा हुआ है, श्री राजेश दहिया। पता नहीं भाई श्री और श्रीमती में गड़बड़ हो जाए तो हमारा दोष नहीं है। श्री राजेश दहिया, श्री निशित कुमार, श्रवण चौधरी, श्री हर्षिनी कुल्हरी। चलिए बहुत नाम है, नाम से कुछ नहीं होता, काम से ही सब कुछ होता है। यहां मौजूद हमारे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं समझता हूं इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं और आप लोगों ने तालियां बजाकर, नारे लगाकर, फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है। आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन या सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसे मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आपके प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी, पहली बार इनको भाषण देते हुए मैंने सुना और इनका भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि शुभकरण चौधरी को आपने अपना सांसद चुनकर भारत की संसद में भेजा तो क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपके शुभकरण चौधरी को। राजस्थान की धरती का जहां तक प्रश्न है, यह शौर्य और पराक्रम की धरती है। कितनी गाथाएं, राणा की कहें, वीरा की कहें, पन्नाधाय की कहें, भामाशाह की कहें। मैं तो कभी कभी कहता हूं यदि परिचय करना है राजस्थान से तो राणा की शक्ति, वीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति, इससे पूरे राजस्थान का परिचय हो जाए। अद्भुत धरती है। आज के कुछ महीने पहले जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं राजस्थान आया और 4 महीने के बाद फिर आ रहा हूं। बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है कि बार बार चुनाव का होना यह उचित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है, उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। यदि चुनाव होने हैं तो सारे देश के विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव एक साथ करा दीजिए और फिर ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक, जिला पंचायत तक, नगर पालिकाओं के सारे चुनाव देश में एक बार करा दीजिए। सारे चुनावों से छुट्टी। मैं समझता हूं बहुत सारे परेशानियों से जहां देश की जनता बचेगी, समय की बर्बादी बचेगी, साथ ही साथ संसाधनों में भी का जितना खर्च होता है उसमें भी स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इस संबंध में बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करे। यदि वह सहमत हो, यह देश 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए तैयार है। मेरे बहनों भाइयों, आज के 4 महीने पहले जब यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था, 5 वर्षों तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार किस तरीके से चली है यह मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लगता था जैसा कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची। और मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, जब तक कानून और व्यवस्था के हालात नियंत्रित नहीं होंगे तब तक उस राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता।
लेकिन जिस तरीके से भजनलाल जी शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। और मुझे जो जानकारी दी गई है, आदतन जो अपराधी हुआ करते हैं, ऐसे लगभग 9,371 अपराधियों को उठाकर जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया है। 646 इनामी जो टॉप 10 श्रेणी के जो ऐसे इनामी अपराधी थे उनको भी डाल दिया, और 1092 बदमाशों की गिरफ्तारी भी की है, और साथ ही साथ 5,295 ऐसे वारंटी थे जिनकी गिरफ्तारी ही नहीं हो रही थी, उनको भी गिरफ्तार किया है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त को पूरा करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया है। प्रशासन को सख्त होना चाहिए अपराधियों के लिए, और आम जनता के लिए बराबर उनका मस्तक नीचे झुका होना चाहिए जनता के स्वागत में। वही सरकार मेरे बहनों भाइयों चलती है। इस समय लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में सारे देश में क्या हालात हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलती होगी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भारत की बात तो आप जानते हैं, मैं सारी दुनिया के बारे में कह रहा हूं मेरे बहनों भाइयों। सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि 2024 में भारत में 2/3 मेजॉरिटी से यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे देशों के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई अगले साल सितंबर में आ जाइएगा, अगले साल अक्टूबर में आ जाइएगा, दिसंबर में आ जाइएगा। सामान्यतः ऐसा पहले नहीं होता। लोग यह मानकर चलते थे उस देश में चुनाव हो रहा है, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, इसलिए वहां के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सारी दुनिया ने मान लिया है, चाहे जो भी हो, अब तो भारत में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह लोगों का भरोसा पक्का हो गया। और जब से मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली है इस देश की बहनों भाइयों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भी हम सब विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कुछ बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत का स्टेज है, यह भारत का कद है, सारी दुनिया में बड़ा है। भारत को लोग मानते थे गरीबों का देश है, भारत को लोग मानते थे कि भले ही जनसंख्या अधिक हो लेकिन ताकतवर देश भारत नहीं है, यह लोगों की धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अखबारों के माध्यम से, मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। 2014 में धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, भारत दुनिया में के देशों में 11वें नंबर पर खड़ा था। क्या करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। यह हमारा भारत 6 वर्षों के अंदर, 7 वर्षों के अंदर ही जो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी फाइनेंशियल फर्म, आर्थिक संस्थाएं यह दावा कर रही हैं, भाई अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा हो जाए। अमेरिका, चाइना और भारत बचेंगे।
और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अब यह भी कहने लगेंगे, इसमें भी कहीं दोष मत नहीं है, 21वीं सदी यदि विश्व में किसी देश की होने जा रही है तो भारत की होने जा रहे हैं बहनों भाइयों, भारत की होने जा रही। इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या हो सकता। और सरकार के कामकाज को भी आपने देखा। मैं तो भ्रष्टाचार की यहां चर्चा करना चाहता हूं, हमारे विधायक ये भी भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार ऐसी रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। सब तो सब भ्रष्टाचार के आरोप इस सीमा तक लगे हैं कि सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री रहते जेल की हवा खानी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 10 वर्षों का समय हम लोगों का भी गुजरा है मेरे बहनों भाइयों। विरोधी क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा। कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है, जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखी है। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यह हालत है इनकी। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। कितने लोगों ने देखा? देखा नौजवानों ने? सबने देखा। उसमें गाना है, आपको याद होगा, और गाना है, आज आज शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ। यह हालत हो गई। जब इनकी सरकार बनती है तब तक करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मेरे बहनों भाई। कैसे चलाई जाती है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरे भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी सोशल इंपावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन आएगा कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कहेगा कि भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी छत पक्की न हो मेरे बहने भाइयों। और यह करके दिखा दिया। और मैं आज आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा बचा होगा तो उसको भी पक्का छत मुहैया होकर रहेगा। राजस्थान की हालत तो मैं जानता हूं, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। यहां की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी लेकर आते हुए राजस्थान की माताओं बहनों को हमने देखा। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंचे। शौचालय सरकार बनाएगी। जब यह फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अब आप लोग शौचालय बनवाने के लिए आए हैं क्या? बहनों भाइयों, गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती क्या? उनके लिए शौचालय नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने घर घर में शौचालय बनाया। हमने हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त